नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। निर्वाचन विभाग ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से संबंधित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर दिया बल। लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस का हुआ जीना दूभर। सरकार से महंगाई पर काबू पाने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई कि यह पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, प्रसन्नता एवं खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना को पढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहम्मद रफीक इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। I, Mohammad Rafiq, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का जन्म राजस्थान में चूरू जिला के सुजानगढ़ में 25 मई 1960 को हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में बीकॉम, वर्ष 1984 में एलएलबी और वर्ष 1986 में एमकॉम की डिग्री हासिल की। 8 जुलाई 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरंभ किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिसमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कंपनी मामले और आपराधिक मामले व अन्य प्रमुख थे। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया। My priorities would be to decide the old and cases which are older than 5 years, because this has been the target set by the Supreme Court for all the high courts. So we will identify cases which are quite old in each of the courts and require request of our judicial officers, and in the high court also will give them priority.
especially the old criminal cases, and civil cases also. To study what is the total pendency here and in which area the more number of cases are pending. So I will have to study, then come back to you. I told you that I have yet to study the pattern here. What is the nature of cases pending? Most of the cases are pending. The litigation, nature of litigation differs from area to area. Earlier to that, I was in Orissa. There, slightly different kind of litigation was there. In Madhya Pradesh, we found lot of similarity between Madhya Pradesh and Rajasthan. So most of the time, I remained judge at Rajasthan. So that way, Madhya Pradesh and Rajasthan had lot of similarity. But Himachal being hilly area, it would be having different kind of litigation, and the nature of people is also so simple. I hope litigation here is not much. The total pendency I am told in High Court is about 78,000, which is as compared to other bigger states is not very high number. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के चौलथाच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बार बार मंडी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मंडी का मतलब मंडी संसदीय क्षेत्र से है। इसमें किन्नौर से भरमौर और रामपुर भी आता है। चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा प्रत्याशी को 40,000 वोटों की लीड मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के चौलथाच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल में लंबे समय तक सत्ता में रहे। वैचारिक रूप से हम आमने सामने होते थे, लेकिन हमारा झगड़ा कभी इस तरह नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा हमारी तारीफ भी की है, हमारी शराफत के बारे में भी बोला। वे आज हमारे बीच नहीं है, इस बात का भी हमें दुख है। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह बार बार ये कहती आ रही है कि मैंने उपचुनाव नहीं लड़ना था। हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि हमें सांसद मजबूर नहीं, मजबूत सांसद चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्य भी गिनवाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को बताया कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, सीएम बाद में हूँ। चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ की जनता की सेवा पहले करूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने विकास कार्य रुकने नहीं दिए। कांग्रेस वालों ने तो एक लिस्ट बनाई, 12 करोड़ का बिल बनाया और पार्टी हाईकमान को भेजा और खाते में डालने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने ही पार्टी को ठगने से बाज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। आज हमारे मित्र बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगा रहे हैं। सारी महंगाई और बेरोजगारी पिछले 4 साल में नहीं आई। नौकरी देने के लिए हम जितना कर सकते हैं उसे हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज में अब की बार 40,000 वोटों की लीड मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि समय पर न्याय प्राप्त करना नागरिक का अधिकार है और इस दिशा में विधिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान सोलन जिला के अर्की में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने उपस्थित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनके चिर लंबित कानूनी मामलों को सुलझाना है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने गत साय सोलन जिला के अर्की में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की एकरूपता सुनिश्चित बनाने और समाज के सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को समय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ही न्याय प्रणाली को जन सुलभ बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य पीड़ित को समय पर उचित लाभ प्रदान करना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि शिकायतकर्ता व पीड़ित को अपने समीप के न्यायिक अधिकारी तक पहुंचाएं। न्याय के अनुरूप उचित परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय
विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है। अर्की में आयोजित कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव पी रांटा ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक पूरे देश में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनके चिर लंबित कानूनी मामलों को सुलझाना है। ये जो कार्यक्रम था ये कि पैन इंडिया अवेयरनेस और कैंपेन चलाया पूरे हिंदुस्तान में, नासा से डायरेक्शन हुई, तो उसके तहत जो है ना माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी जो हाई कोर्ट में जज हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, तो उनके दिशा निर्देश पे ये अभियान जो है ना पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, PLV और पंचायत के प्रतिनिधि, महिला मंडल के प्रतिनिधि, उनको सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और साहब हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है ना पिछले 3 दिन से जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुके हैं। आने वाले समय में अभी छुट्टियां होने के कारण इतना दौरा कर चुके हैं, आगे भी ये दौरा करेंगे। इसका मुख्य जो एक मकसद है ये है कि हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए, हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए। खासतौर से जो गरीब व्यक्ति है, असहाय है, जो लाचार है, सड़क पे है, उन लोगों को हम अपने से जोड़ें। और जोड़ने का जो माध्यम है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, आशा वर्कर्स है जैसे मैंने आपको बताया, या फिर पंचायत के प्रतिनिधि, क्योंकि उनकी बात वहाँ तक जल्दी पहुँचती है, वो बात हमारे तक पहुँचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मंडी लोकसभा क्षेत्र सहित अर्की, फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में उप निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 से संबंधित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने कहा कि उपचुनाव की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए 6 पैरामिलिट्री टुकड़ियां हिमाचल पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के खर्चे पर भी कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए खर्चे की अधिकतम राशि 30,70,000 रखी गई है, जबकि लोकसभा में यह राशि 70 लाख रखी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने बताया कि इन 4 उपचुनावों में 15.3 लाख वोटर चयनित किए गए हैं, जिसमें मंडी में 13 लाख वोटर हैं, फतेहपुर में 87,000, अर्की में 92,600 और जुब्बल में 71,000 वोटर हैं। उन्होंने कहा कि 40 मतदान केंद्र केवल महिलाएं ही संचालित करेंगी। हम ये जो बाई इलेक्शन शेड्यूल में एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुके, नामांकन के जो प्रक्रिया पूरा कदम हो चुके। कल हमने फाइनल लिस्ट जो विभिन्न 3 विधानसभा बाई इलेक्शन और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का फाइनल कैंडिडेट्स का लिस्ट कल हम अनाउंस कर चुके, और उसी के साथ सभी प्रत्याशी को चिन्ह भी अलॉट कर चुके। और आज हम जो बैलेट पेपर प्रिंट होने के जो कार्य चल रहा है, अभी ये मैं पहले ही बताया, ये जो क्रिटिकल स्टेज में इसलिए हम पहुंच चुके, जब ये जो फाइनल कैंडिडेट का लिस्ट प्रकाशन हो जाते उसके बाद थोड़ा चुनाव का माहौल गर्म हो जाते, और सारे जो हमारा जो इलेक्शन का मशीनरी थोड़ा ऑन फुट आ जाते, हमारा कभी काफ़ी प्रेशर पड़ जाते, और जी कंप्लेंट्स जो मॉडल कोड ऑफ वायलेशन के कंप्लेंट है, चाहे खास करके आज के जो इलेक्शन ये जो कोविड काल में चली जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का जो कंप्लेंट्स है, ये अब ज़्यादातर आएंगे, जो उसको भी हम निगरानी रखेंगे। मैं थोड़ा लेट आया, इसलिए मैं अभी जो 10:30 बजे से अब पौने 12 तक हमने आज सारे जो जिला के जो एसपीस जो 8 जिला जो किस जिला में जो पोल चल रहा है,
उस सारे एसपीस के साथ डीजीपी महोदय के अध्यक्षता में अभी मीटिंग करी। हमने इस मीटिंग में ये फर्स्ट पॉइंट रखा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें देयर विल बी नो टॉलरेंस। सो सख्ती से ये जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, चाहे वो इंडोर में मीटिंग है या आउटडोर में मीटिंग है, और घर घर जाके जो प्रचारण कर रहे हैं या जो नुक्कड़ सभा या छोटा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग बोलते। सो इसी सारे जो स्टेट्स सारे जो प्रोसेस में, सारे से स्टेजेस में जो कोविड का जो कोविड प्रोटोकॉल, कोविड का एसओपी का अनुपालन रखना बहुत बहुत अनिवार्य होगा। ये हमने डायरेक्शन दे दी। इसमें कोई भी जो कुताही, कोई भी इसमें जो कमियां होगी, इसको बहुत सीरियसली देखी जाएगी। खास करके जो आपके माध्यम से जो कितना भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंडिडेट्स होंगे, जो अदर कैंडिडेट्स होंगे, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, कोविड का एसओपी, कोविड का प्रोटोकॉल का बहुत पालन करना बहुत अनिवार्य होगा। यदि नहीं करते तो सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसमें सारे कार्रवाई करने के प्रावधान भी दे गए। ये इसका हमने ब्रीफिंग भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैंडिडेट्स को, हमारा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी अच्छा तरीका ब्रीफिंग दे चुके। और इसके अलावा जो अभी आने वाले समय में हमारा निगरानी होगी, जो 3 स्टेजेस में होगी, आपको पता है। सो कल ही हमारा को जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 6 बड़ा ज़िला है, जो उसमें 6 कंपनीज हमारे को मिल चुके, ये इसको हमने बांट भी दिया। जैसे मंडी का 2 कंपनी बांट दिया, और बाकी जो 5 ज़िला है, कुल्लू में 1 बांटा, शिमला में 1 बांटा, सोलन में 1, चंबा में 1 और कांगड़ा में 1 बांटा। सो ये एरिया डोमिनेशन करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे, और विजिबिलिटी भी बढ़ा जाएंगे ताकि जो सारे वोटर्स थोड़ा सिक्योर्ड फील करे। इसमें कोई इन्फ्लुएंस या इसमें जो इंटिमिडेशन, जो धमकाते, उसके बोलते उस तरीका जो कोई मौका ना हो। और ये भी आपको पता है, जो आजकल इलेक्शन मशीनरी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते। एक जिला प्रशासन जो डीसी साहब के अंदर आते, सो दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो डीसी के, एसपी के जो अंडर आते। उसमें 2 तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। एक तो आपके पता है जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस, और बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं। इनके कोऑर्डिनेशन में सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते। खास करके ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को सारे क्रिटिकल स्टेजेस में यूज़ करी जाते। कई पोलिंग स्टेशन हमने क्रिटिकल, वल्नरेबल, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया, उसमें यूज़ करी जाएंगे। और ईवीएम्स का भी ये सिक्योरिटी देंगे, पैरा देंगे। अभी जब जिला में पहुंच गया, जो ईवीएम्स उन्हीं के, ईवीएम का सिक्योरिटी उन्हीं के ऊपर सौंपा जाएगी, वो उनका ईवीएम के जो पूरा सिक्योरिटी वो देंगे। और ये तीसरा अंक है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन। सो वो जो इसके लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आते, वो अपने हमारा जो जिला लेवल पे बाकी अधिकारी होंगे जो अकाउंट्स जानने वाले, उन्हीं के हेड में एक कमेटी बनाया जाता। उसमें हर दिन जो कितना भी जो कैंडिडेट्स एक्सपेंस कर रहे हैं उसका जो रिपोर्ट देना होगा। और ये फाइनली ये जो सभी कैंडिडेट्स का वो जो खर्चा है जो हमने निर्धारित किया 30.80 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 77 lakhs पर 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। दिस इज़ दी मैक्सिमम लिमिट। सो इसी के अंदर खर्चा दिखाना पड़ेगा। सीपाल रासू ने बताया कि 50% पोलिंग स्टेशन को वेब से जोड़ा गया है। 2696 टोटल पोलिंग स्टेशन में से 1400 स्टेशन ऐसे हैं जो वेब से जुड़ चुके हैं। इन पोलिंग स्टेशन में 148 संवेदनशील है। अभी तक इन चुनावों के दौरान कर्मचारियों की
23 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 12 पेंडिंग हैं और 11 डिस्पोज हुई हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर 2 शिकायतें भी उनके पास पहुंची हैं, जो पुलिस को जांच के लिए भेज दी गई हैं। आयोग पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में 32,077 नए वोटर, फतेहपुर में 2,069, अर्की में 2,564, जुब्बल कोटखाई में 1,595 नए वोटर बने हैं। इनमें से 18,054 दिव्यांग वोटर हैं। ये जो इस बार हमने 50% ऑफ द पोलिंग स्टेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कंटिन्यूस वेबकास्टिंग का भी माध्यम से हमने जोड़ा गया। जो ये वेबकास्टिंग का फीड है, ये हमारा ये स्टेट हेडक्वार्टर में भी आ जाएगा, ताकि यहाँ बैठ के हम वो पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है, कोई ऐसे कोई जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई घटना तो नहीं हो रहा है, इस तरीके देखने हम टोटल हमारा इस बार 2796 पोलिंग स्टेशन है। ये पोल गोइंग पोलिंग स्टेशन है, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। और कोविड का मद्देनज़र रख के हमने कुछ 400 पोलिंग स्टेशन, लगभग 400 पोलिंग स्टेशन हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बनाया। ये दोनों मिलके इस बार 2796 पोलिंग स्टेशन है। इसमें से 1397 लगभग 1400 पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग होगा। जो वेबकास्टिंग का फीड मेरे ऑफिस में आ जाएगा, यहाँ बैठ के हम देख सकते। टोटल 23 कंप्लेंट्स आया। इसमें कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा 3 साल के ऊपर बैठे इस तरीके का कंप्लेंट्स थे, और कोई दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस वोटर्स थ्रू देयर सीट्स। ऐसे हमने इसमें ज़्यादा नहीं देख ही पाए, क्योंकि इसमें हमने 11 कंप्लेंट्स डिस्पोज कर दिया। उसमें ऐसे कोई हमारा को नहीं लगा इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वायलेशन है, और 12 कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि इसको हमने तुरंत फील्ड में भेजते, फील्ड से रिपोर्ट लेते, और फील्ड रिपोर्ट के ऊपर हमारे को ऐसे लगता है इसमें वायलेशन हुआ, हम तो तुरंत तो ट्रांसफ़र का आदेश दे देते। सो आई वांट टू टेल यू द न्यू वोटर्स समबडी हैज आस्क्ड। सी मंडी निर्वाचन क्षेत्र में 32,000 विल बी द न्यू वोटर्स। ये पुरुष महिला करके बताऊंगा, 17,000 पुरुष, 15,000 महिला। एंड इन फतेहपुर इट विल बी 2,000, 1200 पुरुष। मेरे कल पूरा फिगर ही बताता हूँ, 1 मिनट रुको। सो मंडी में पुरुष है 17023, मंडी पुरुष 17023, महिला 15053, थर्ड जेंडर 1, कुल मिला के 32077। दे आर द न्यू वोटर्स। सो इन फतेहपुर पुरुष 1209, 1209, महिला है 860, 860, थर्ड सेंटर 0। टोटल वोटर्स, न्यू वोटर्स विल बी 2069। एंड इन अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी पुरुष वोटर्स विल बी 1391, Mahila voters will be 1173. There are no third genders, and it will be total will be 2564. And Jubbal Kotka 879 will be the new Purush voters, 716 will be the new Mahila voters, and third gender nil, and the total new voters in Jubbal Kotka will be 1595. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले। आरोप लगा कि कांग्रेस ने उस शख्स को अपनी पार्टी में शामिल किया जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकी की बरसी मनाते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि देश विरोधियों को शह देना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, दूसरी तरफ मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है जो कांग्रेस के समय में भी रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों की शहादत हुई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंडी से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी इसको बड़ा युद्ध नहीं मानती है। ये उन शहीदों की शहादत का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट से स्थानीय नेता गायब है, पर भाजपा को अपने स्टार प्रचारकों पर
पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक फौजी को सम्मान देकर मंडी लोकसभा सीट से उतारा है तो उस फौजी के खिलाफ प्रचार के लिए कांग्रेस उसी कन्हैया कुमार को ले आई जो फौज और फौजियों को बलात्कारी कहता है। उन्होंने कहा कि मंडी में कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले ही दिन प्रतिभा सिंह ने बयान दिया कि कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। उन्हें याद नहीं कि उस लड़ाई में देश के 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी। हिमाचल में 50 से ज्यादा माताओं ने अपने बेटे, बहनों ने अपने भाई, बीवियों ने अपने सुहाग खोए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि जब कांग्रेस को कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के सामने अपनी हार निश्चित लग रही है तो उन्होंने कन्हैया कुमार को अपना स्टार प्रचारक बना दिया। हमें लगता है कि एक सैनिक के खिलाफ कांग्रेस जानबूझकर उस शख्स को लाई है जो सेना और सैनिकों के बलिदान का अपमान करता है। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि कहा जाता है। यहाँ के सैकड़ों वीर जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। हिमाचल के 4 बेटों को परमवीर चक्र मिला है। देश को तबाह करने का ख्वाब देखने वाले कन्हैया कुमार को हिमाचल लाकर कांग्रेस ने इस वीर भूमि का अपमान किया है। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ रही है। ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें एक लोकसभा का और 3 विधानसभा, कुल मिलाकर 20 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में जा रही है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, उनका आशीर्वाद और उनका सभी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र है जहां रामस्वरूप शर्मा जी लगातार 2 बार हमारे सांसद हैं, अभी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी जो कि कारगिल के हीरो के नाम से जिनको हम जानते हैं और जिन्होंने जो हमारी तोरोलिंग और टाइगर हिल्स उसके ऊपर कब्जा करने में और पाकिस्तान को खदेड़ने में उनकी जो यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स थी उसने अहम भूमिका निभाई। तो आज वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं और इसी प्रकार से हम तीनों जो विधानसभा के भी चुनाव हैं वहाँ पर भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी पूरे एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का दौर पूरे जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दी है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक के तौर में हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रचार के लिए भेजा गया है, जिसे भाजपा नेता पूरी तरह भुनाने में लगे हैं। अर्की उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक व सरकार में वरिष्ठ मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन व नेतृत्वविहीन पार्टी बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार जैसे देश विरोधी नेता को पार्टी के प्रचार के लिए वहां भेजकर साबित कर दिया है कि कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ काम करने वालों का साथ देती है। अर्की उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक व सरकार में वरिष्ठ मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस कन्हैया के नाम पर अपनी नैया पार करना चाहती है, जो कभी संभव नहीं है। हिमाचल की जनता प्रदेश के प्रति ऐसे व्यवहार की निंदा करती है और कभी भी ऐसे नेता का साथ नहीं देगी। वहीं वीरेंद्र कंवर ने मंडी से कांग्रेस की प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह द्वारा कारगिल युद्ध के सैनिकों को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हुए इसे बहुत ही शर्मनाक बताया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश की जनता अपने सैनिकों के इस अपमान को सहन नहीं करेगी व इन चुनावों में इसका जवाब अवश्य देगी। मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब पहले वाई इलेक्शन धर्मशाला का और पच्छाद का हुआ तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये सेमीफाइनल है, तो हमने सेमीफाइनल भी जीता। और उसके बाद जब पंचायत चुनाव आए और नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव आए तो फिर कांग्रेस के लोग कहने लगे कि इस चुनाव में कांग्रेस बाजी मारेगी और उसको सेमीफाइनल कह रही। तो मुझे लगता है कि कितने सेमीफाइनल होते हैं, लेकिन जितने भी हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते और ये भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको जीतेगी। इस सीट को हम 100% जीतेंगे। बहुत ही उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और लोगों में भी है। लोग 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे। जो 4 वर्ष विकास के कामों में जो कमी रही है, ये 1 वर्ष के अंदर जो है वो अर्की की जनता को जो है वो हम उस विकास की राह पर जो है वो लेकर के जाएंगे। उस कमी को जो है वो हम पूरा करेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कांग्रेस कभी इस देश की आज़ादी का एक आंदोलन का नाम था, राष्ट्रवाद की लड़ाई जो थी कभी कांग्रेस ने लड़ी थी, आज स्थिति ये हो गई है
कि कांग्रेस के अंदर जहां नेतृत्व की कमी है वहां नीति की भी कमी है। और जो स्टार प्रचारकों में अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को, कन्हैया लाल को जो है वो स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाया है। आज उसके सहारे जो है वो कांग्रेस भविष्य की लड़ाई जो है वो लड़ना चाहती है। जो कभी JNU में ये कहते हुए कि भारत माता के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोग जो है वो आज कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस को कोई जो है वो बचा नहीं सकता। कांग्रेस इस चुनाव के बाद जो है वो मुंह दिखाने लायक जो है वो नहीं रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का जो है वो अपमान है, जिन्होंने इस देश की जो लड़ाई लड़ी है कारगिल, वो उन युद्ध में आती है जो हाई एल्टीट्यूड में जो है वो युद्ध लड़े गए, और उसमें पाक की सेना हाइट में थी और हमारी सेना जो थी वो नीचे थी। लेकिन फिर भी हमारे जो रणबांकुरे थे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और ये विश्व में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो एक इतिहास जो है वो इसका दर्ज हुआ है। ये बहुत ही कम ऐसे युद्ध थे जिसको रानी साहिबा जो है वो हल्के में ले रही है। इनको जो है वो वास्तव में सैनिक पृष्ठभूमि का जो है वो पता नहीं है कि सैनिकों के कारण आज हम जो है आज उनके बलिदानों के कारण, उनका जो एक जो समर्पण जो देश और समाज के प्रति है, आज उसके कारण ही इस देश के इस देश का लोकतंत्र जीवित है। और आज उन्हीं के कारण जो है वो हम सुख और चैन की जो है वो नींद ले रहे हैं। आज इनका जो त्याग और बलिदान जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये वास्तव में ये सेना का अपमान। शहरी विकास मंत्री व जुब्बल कोटखाई उपचुनाव के प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जुब्बल कोटखाई में चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, जिसमें कांग्रेस काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास किया है और इन्हीं विकास कार्यों के दम पर भाजपा चुनाव जीतेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और विपक्षियों के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। भारद्वाज ने कहा कि 1 साल बाद आम चुनाव होने हैं, जनता नीलम को 1 साल के लिए परखे। उन्होंने कहा कि नीलम सरैक एक अनुभवी प्रत्याशी है और पंचायती राज संस्थाओं में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करती रही है। अभी भी हमारी सरकार बागवान किसान को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन बना रही है। भारद्वाज ने कहा कि हम व्यवहारिक रूप से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जबकि विरोधी सिर्फ भ्रम और दुष्प्रचार की राजनीति करने में व्यस्त हैं। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से संगठन से जुड़े हैं वो आज भी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक महिला कार्यकर्ता को टिकट दिया है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि नए दौर की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा था वो किया है और आने वाले समय में भी इसी भाव से काम करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में भाजपा नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस को नेता विहीन और मुद्दा विहीन पार्टी बताने की भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने भाजपा को अपने संगठन को संभालने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एकजुटता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद कई गुटों में बंटी है। नरेश चौहान ने कहा कि 3 माह पूर्व मुख्यमंत्री ने जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री हाईकमान से चेतन बरागटा को टिकट नहीं दिला पाए। देखिए, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हैं 3 असेंबली के और 1 लोकसभा का, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रचार चल रहा है और जो लोगों का आमजन का जो समर्थन कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिल रहा है, मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पे भाजपा में बौखलाहट है। और इस तरह की बयानबाजी एक अध्यक्ष द्वारा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, आप अपना घर देखिए, अपनी पार्टी को देखिए कि वहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कितने ग्रुप है भाजपा के अंदर। जिस प्रकार से जुब्बल कोटखाई का टिकट कटा, मुख्यमंत्री एक अपने 3 महीने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके थे जुब्बल कोटखाई में। उसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से उनके लिए टिकट का अरेंजमेंट नहीं कर सके। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि भाजपा के पास
इस वक्त भाजपा 3-4 ग्रुपों में बंटी हुई है हिमाचल प्रदेश में। एक ग्रुप को चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, दूसरा धूमल साहब और अनुराग ठाकुर जी, और इनसे बड़ा जो ग्रुप है वो नड्डा साहब का है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ग्रुप वो चला रहे हैं, और उससे ऊपर सबसे बड़ा जो इनका ग्रुप है वो RSS चला रहा है। तो ये जो समस्या जो भाजपा के अध्यक्ष ने बात की, मुझे लगता है ये उनकी पार्टी में ये समस्या है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं, और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारा कार्यकर्ता भी है वो भी नेताओं से कम नहीं। जिस प्रकार हम अब इकट्ठे होके एक मत होके कार्यकर्ता हो नेता, इस चुनाव में जो प्रचार चल रहा है, निश्चित तौर पे चारों जगह जो है 2 नवंबर को जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बहुत देखने वाले हैं। देखिए, भाजपा का जो एक करैक्टर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है चाहे प्रादेशिक स्तर पे है, बड़ा क्लियर है कि जब कोई बात आती है ये असली मुद्दों को भटकाने के लिए सारे प्रयास रहते हैं इनके, कि किस तरह से जो कोर इश्यूज़ हैं उन पे बात ना हो, जिस प्रकार इनको जवाब देना पड़े जनता के बीच। बेरोज़गारी और महंगाई देश के और प्रदेश के बहुत बड़े मुद्दे हैं। जब लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, लोगों ने अपने धंधे खोए हैं, लोगों की नौकरियां गई है, और जब प्रदेश की जनता, देश की जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद सबसे ज़्यादा सरकार से थी कि सरकार हमारी मदद करेंगे, कोविड के बाद जो परिस्थितियाँ बनी थी उसमें प्रादेशिक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी भाजपा की सरकारें पूरी तरह से फेल हुई। तो आज असली मुद्दे लोगों के बीच महंगाई, बेरोजगारी है, जिसके ये वोट पड़ने वाला है और जो लोगों को, आम जनता को इफ़ेक्ट किया है। तो भाजपा का एक प्रयास रहता है कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। जहाँ तक कारगिल युद्ध की बात है या सैनिकों की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरा सम्मान करती है, कारगिल युद्ध का भी करती है और सैनिकों का भी करती है। ये केवल मुद्दों को भटकाने का एक प्रयास है। देखिए, ये किसी भी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि वो किसको स्टार प्रचारक बनाते हैं और कौन से हमारे प्रत्याशी किसकी डिमांड करेंगे, उस हिसाब से हम इसको वर्कआउट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि एक बड़ा कॉमन सा एक फेनोमिना बन चुका है, भाजपा की सोच और इनकी सरकारों की सोच, इनके साथ जो चलने को राज़ी ना हो, इनकी सोच को जो ना मानता हो, वो ये उस पर एक टैग लगा देते हैं देशद्रोही का। देशद्रोही कौन हो सकता है? आप कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं? ये बहुत बड़ी डिबेट की इसके ऊपर आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। ये बहुत एक प्रचार का बहुत निचला स्तर है भाजपा का सोच का। देखिए, मुझे जिस आदमी ने ये बोला होगा, मुझे बड़ी शर्म आती है इस तरह की बात करते हैं लोकतंत्र में। कांग्रेस ने क्या किया या नहीं किया, आप अपना 4 साल का जो है हिसाब किताब जनता को दें। क्या बेरोज़गारी बढ़ी, क्या महंगाई बढ़ी, क्या आपकी 4 सालों में आप अपना हिसाब दीजिए। आप कांग्रेस का हिसाब कांग्रेस दे देगी और जनता दे देगी। आप अपना हिसाब बताएं कि 4 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कितने लोगों को रोज़गार दिया और महंगाई क्यों नहीं इशू होती, महंगाई पे क्यों नहीं बोलना चाहते भाजपा के नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चाहे प्रादेशिक स्तर का नेता हो। क्या महंगाई सबको, आप आज देखिए डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो 100 से ऊपर जा चुके हैं। आप LPG रसोई गैस जो यूपीए के टाइम में 400 रुपये से सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। क्या उन महिलाओं ने, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, क्या उनका सिलेंडर दोबारा भरा है 1 साल से? बिल्कुल नहीं। आज खाने पीने की वस्तुओं की बात करें तो महंगाई कमर तोड़ है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी उसके ऊपर से आ जाए तो ये दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस पे बात नहीं होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी और घबराते क्यों हैं? अपना डेटा दे, क्या किया इन्होंने महंगाई को लेकर, महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, उस पर चर्चा करें। लेकिन ये मुद्दों को भटकाने के लिए ये सैनिकों की बात कर लेंगे या देशद्रोह की बात कर लेंगे, जो मुद्दे है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे ये बौखलाहट और घबराहट भाजपा कैंप में हिमाचल प्रदेश में साफ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर सभी पात्र लोगों को कोविड-19 प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य के सभी व्यक्तियों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले के कुल 60,305 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ ने जिले की विकट परिस्थितियों के बावजूद डोगरियों और कंडों में जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दी। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर कोविड प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां निर्धारित लक्ष्य के सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। तिब्बत सीमा से सटे विकट परिस्थितियों वाले जिला किन्नौर की जनसंख्या करीब 90,000 है। सेब के लिए विश्वविख्यात किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल 6,401 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी कस्बों के साथ साथ दूरदराज कंदराओं में वास करती है, जहाँ लक्ष्य को प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण था। जिलाधीश
न्यायाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला के कुल 60,305 पात्र व्यक्तियों को कोविड प्रतिरोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। अब जिले में सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, यह प्रदेश व जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने जिले को कोविड रोधी टीका लगाने में देश भर में प्रथम आने पर स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा जिला की विकट परिस्थितियों के बावजूद स्थानीय लोगों के गर्मियों में मवेशियों के साथ रहने के दूर-दराज ठिकाने डोगरियों व कंडों में जाकर कोविड टीकाकरण किया गया। उपायुक्त ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी पत्रकार वार्ता के दौरान कोविड टीकाकरण में प्रथम आने पर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अन्वेषा नेगी भी उपस्थित रही। ये अनाउंस करते हुए कि जिला किन्नौर जो है देश का प्रथम जिला बना है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। जो हमारा टारगेट दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो टारगेट था 60,305 लोगों को हमें फुली वैक्सीनेट करना था, वो हमने आज अचीव कर लिया है। इसके लिए मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, उनकी बधाई भी देता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। कंधों पर जा के मोबाइल क्लिनिक्स लगा के ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, आपको पता है यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कितना टफ है, इस एरिया में, और ये एरिया जो है देश का पहला जिला बना, तो ये सारा क्रेडिट जो है, मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल गो टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। फिर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो मेरे एसडीएम्स, एडीएम्स, एसी और बाकी लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी देख रेख में, उनकी रख रखाव में ये सारा कुछ हुआ है। प्लस मैं एक खास धन्यवाद और बधाई के पात्र जो है वो हमारे पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनकी अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करते तो शायद हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाते। उनकी मेहनत की वजह से और उन्होंने जो घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित किया वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन हेजिटेंसी जो इनिशियली थी उसको ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हिमाचल जो है इसमें भी नंबर 1 पर आया है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।